नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम है आपको पता होगा यूपीएसआई का है, ठीक है। उसके बाद यूपीपीएससी का है, ठीक है। और यूपीपीएससी आरओ का है, ठीक है। बीपीएससी का है, एमपीपीएससी का है, ठीक है। तो इतने सारे पेपर आने वाले हैं। तो इन सब के लिए अब हम सभी स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि करंट अफेयर कहाँ से करें, क्योंकि करंट अफेयर का क्षेत्र क्या है, बहुत वाइड है। उसमें कितना पढ़ना है किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हम अपने पेपर के हिसाब से एक अच्छी तैयारी कैसे करें करंट अफेयर की, तो उसके लिए एक मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण। यदि आप उसको घर पे ख़रीद के पढ़ोगे तो उसमें क्या है, बहुत सारे पेज हैं। आप उसको कम से कम 10 से 15 दिन खर्च करोगे उसको पढ़ने में, ठीक है। क्यों? और दूसरी चीज़, कोई भी मैगजीन बनती है कि वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनती, वो एक जनरल पर्पज़ के लिए बनती है, ठीक है। तो वो प्रतियोगिता दर्पण है, वो यूपी पीसीएस के लिए थोड़े ही है, वो तो सब एग्ज़ाम के लिए है। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने क्या है, उसमें से अपने हाथ से नोट्स बनाया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप सोचोगे कि नोट्स तो हम खुद पढ़ सकते हैं। किसी का भी नोट्स आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन आप कुछ समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाते समय हर कोई अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, ठीक है। तो उस नोट्स को वही अगर डिस्क्राइब करे तो हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम अपनी करंट अफेयर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी करंट अफेयर की डिस्कशन है, सबसे देखते हैं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर महीने के करंट अफेयर में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन क्या है कि कोविड के दौरान जो भारतीय विदेशों में फंस गए थे तो उनको स्वदेश लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं वंदे भारत मिशन। उसके बाद है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 110 लाख करोड़ का, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब आप ये सोचो कि ये फैक्ट्स क्यों दिया है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। दूसरा, ये जो फैक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी जो इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने के लिए जो पैसे खर्च करने वाले हैं वो है 110 लाख करोड़। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब कोई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंदर कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई जाने वाली है। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो विकसित किए जाएंगे। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 110 लाख करोड़ का है। ये राशि आपको याद रखना है पेपर के लिए। फिर जो अगली न्यूज है कि कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार लाल किले पर झंडा फहराया है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार और नरेंद्र मोदी ने 7 बार। आपका काम है ये बताना कि लाल किले पर झंडा कब फहराया जाता है और कब परेड निकाली जाती है राजपथ पे, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हो। अगली न्यूज है कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और संगठकों के आयात में गिरावट हुई है, ठीक है। तो उस गिरावट के रीजन क्या है, तो इसमें दो कारण दिए गए हैं। नंबर एक कि अमेरिका और चीन में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, व्यापार युद्ध का मतलब होता है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर का मतलब कि एक देश दूसरे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं उन देशों की। चीन की अमेरिका में महंगी चीज़ें महंगी हो रही हैं और अमेरिकन चीज़ें हैं जो चीन में महंगी हो रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसको भारत जैसे देशों को और भी बहुत सारे देश हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। दूसरा है कि भारत में इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे जो हमारी गवर्नमेंट ने कार्यक्रम लॉन्च कर रखे हैं उनका आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और दूसरा, हमारे मोदी जी ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने देश में हर चीज़ का प्रोडक्शन करें, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम विदेशों से कुछ नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में
सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि एक ग्लोबल चेन होती है, ठीक है, तो उसमें भारत की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम हर चीज़ का उत्पादन अपने देश में करें, ठीक है, जो भी हमको ज़रूरत है, तो वो आत्मनिर्भर भारत का बेसिक थीम है। उसके बाद अगर हम देखें कि चीन से हम क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक संगठन, इसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है 29.3%, ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक मशीनें एवं इलेक्ट्रॉनिक संगठक मंगाते हैं। उसके बाद आता है नाभिकीय मशीनरी उपकरण एवं संयंत्र, उसके बाद ऑर्गेनिक रसायन, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद रासायनिक उर्वरक। अब देखो आपको ये शेयर इसका याद नहीं रखना है कि किसका कितना शेयर है, आपको ये क्रम याद रहना चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है और चौथे नंबर पे क्या आता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो न्यूज है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। भारत सरकार क्या है, एक हेल्थ आईडी बनाएगी जिसमें क्या है कि जो आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा, और वो जैसे आपने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड जो होते हैं ना, उसमें क्या है, भूमि की गुणवत्ता कैसी है ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे ही आदमी की गुणवत्ता कैसी है, गुणवत्ता इन द सेंस आदमी कब बीमार हुआ, उसको क्या क्या हुआ, उसका सारा हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड रखा जाएगा हेल्थ आईडी में, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि यदि आप एम्स जैसी संस्था या फिर किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने चाहते हो, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, फिर आप कुछ सालों बाद फिर दोबारा से बीमार पड़ते हो तो फिर दोबारा से बहुत सारे टेस्ट लिखे जाते हैं। तो ये जो बार बार टेस्ट कराए जाते हैं, दूसरा हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, ठीक है, हमने पर्चा लिया और वो खो गया, तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली न्यूज है कि 101 रक्षा उत्पादों के आयात को हम चरणबद्ध तरीके से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब हर देश को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाता है, तो अगर हमारे जो प्रोडक्शन लिंक हैं वो बाहर होंगे, बाहर के देशों में होंगे, तो हो सकता है कि हमको काम के टाइम पे डिलीवरी ना हो, डिलीवरी की प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों का उत्पादन भारत में करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी एक शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद है कि नरेंद्र मोदी गैर कांग्रेसी सबसे ज़्यादा टाइम तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उसके बाद है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, ठीक है, तो उसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छतम शहर है वो है इंदौर, 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या में स्वच्छतम शहर है अंबिकापुर, ठीक है, दूसरा नंबर आता है मैसूर का और तीसरा नंबर आता है नई दिल्ली का। उसके बाद हम बात करें तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स में स्वच्छतम जो बोर्ड है वो है जालंधर कैंट, उसके बाद है दिल्ली कैंट और उसके बाद नंबर आता है मेरठ कैंट का। अगर हम भारत का स्वच्छतम राज्य देखें तो पहले नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, दूसरे पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है एमपी। यदि हम एक और इसमें क्या है, बहुत सारी कैटेगरी के थ्रू रैंक दी जाती है, ठीक है। तो अगर हम 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में देखें तो स्वच्छतम शहर का पुरस्कार मिला है झारखंड को, दूसरे नंबर पर है हरियाणा और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। अगला जो न्यूज है वो है कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट है 74%, ये है ऑटोमेटिक रूट से, वैसे 100% है, याद रखना क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद है जो भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, किसी का नाम पूछ ले किसी भी एग्जाम में तो ये नाम हमको याद रहने चाहिए, ठीक है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो हमारे यूट्यूब चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जो बुक हैं वो है नंबर 1 बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर दूसरी जो बुक लिखी उन्होंने ऑफ द ट्रैक अ फ्यू कमेंट्स ऑन करंट अफेयर, जो तीसरी बुक लिखी वो लिखी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, फिर चौथी है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सरफेस, पांचवी है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, छठी है द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स 2014, फिर है द ट्रुबुलेंट ईयर और द कोलेशन ईयर्स 1996 टू 2012। अब जो अगली न्यूज है वो है देवलाली से दानापुर और बरौनी से टाटानगर के बीच किसान रेलगाड़ी चली है, ठीक है। तो किसान रेलगाड़ी क्या है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि जो किसानों की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है, उनको रेलगाड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, यही किसान रेलगाड़ियां हैं। और आपको पता होना चाहिए कितनी
3 किसान रेलगाड़ियाँ चली हैं, वो कहाँ से कहाँ तक चली हैं, ठीक है। 2 इसमें दी गई हैं, एक और है, आपको पता, आप उसका सर्च करके आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें तो श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फिर अगली है लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो उसके कारण क्या है, हसन दियाब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको त्याग पत्र देना पड़ा, मतलब उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब हमारे काम की न्यूज क्या है, नंबर 1, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत, जहाँ पे ये बम विस्फोट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा कि जो बम विस्फोट हुआ उसका रीजन क्या था, तो उसका रीजन था अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या है 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था। भंडार इन द सेंस पुराने जो जहाज थे वहाँ पे वो रखे रहते थे, ठीक है, उनमें विस्फोट हुआ। फिर अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको लैब में तैयार किया जाता है, और जो अमोनियम नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उर्वरक में यूज किया जाता है, ठीक है। और जब इसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया का रिसाव होता है, जो बहुत जहरीली गैसें हैं और जो मानव स्वास्थ्य पर क्या है, बुरा प्रभाव डालती हैं, जिससे क्या बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। अगला न्यूज है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था यूएसएसआर द्वारा। तो यूएसएसआर क्या है, सोवियत संघ उस टाइम का, 1990 से पहले का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1990 के बाद सोवियत संघ 17 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें जो रूस है उसको बोलते हैं, वो सक्सेसर है सोवियत संघ का, ठीक है। तो ये क्या है, सोवियत संघ के द्वारा 1961 में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु बम का विस्फोट किया गया था, जिसका नाम था किंग्स ऑफ बम्स, मतलब इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा गया था, ठीक है। फिर अगली न्यूज है यूएई व इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अरब कंट्री हैं, ठीक है, या गल्फ कंट्री हैं, वो इजराइल को मान्यता नहीं देते, वो इजराइल को देश नहीं मानते, ठीक है। इजराइल क्या है, ये एक यहूदी देश है, और ये यूएई क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या है, राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए एक समझौता हुआ है, इसलिए ये न्यूज हमारे मतलब काम की है। अगली जो न्यूज है वो है दक्षिणी रूस के आस्ट्राखान में 15 से 17 सितंबर को होना, मतलब एक युद्ध अभ्यास होने वाला था एससीओ का। एससीओ क्या है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और भी कई सारे देश हैं, ठीक है। तो उसका जो युद्ध अभ्यास था उसका नाम था कावकाज 2020, नाम याद रखना है, ठीक है, जिसमें चीन व पाकिस्तान हिस्सा ले रहे थे, और ये रूस में होना था, जिसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। पहले न्यूज आई थी कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन बाद में भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसका रीजन अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट वे में एक ये भी है कि भारत और चीन के बीच जो टेंशन चल रही हैं, ठीक है, तो और भारत पाकिस्तान के बीच तो हमेशा रहता ही है, तो इस वजह से भारत ने इसमें जाने से मना कर दिया। लेकिन ऑफिशियली जो बोला गया था कि कोरोना की वजह से हम नहीं जा रहे हैं। उसके बाद है पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता व प्रधानमंत्री बॉम्बे से को सेना ने बंधक बना लिया है। तो अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए माली की, ठीक है, अफ्रीका में है, वेस्ट मतलब अफ्रीका के वेस्ट में, पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है बेलारूस में जो वहाँ के अलेक्जेंडर लुकारो को 6वीं बार निर्वाचित किया गया है, ठीक है, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो इसलिए बेलारूस भी क्या है, न्यूज में है, ये इसकी भी हमको लोकेशन पता होना चाहिए। हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन किसका विरोध कर रहा है, हमको लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में है और यहाँ से क्वेश्चन लोकेशन से ही बनेगा। अगला जो न्यूज है वो है कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक इस परियोजना को पूरा किया जाएगा। तो जब हम माता वैष्णो देवी धाम जाते हैं तो कटरा होके जाते हैं, ठीक है, तो दिल्ली से कटरा क्या है, डायरेक्ट एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। अगली न्यूज है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर फाइबर बिछाया जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इस फाइबर को कौन बिछा रहा है, तो रिलायंस नहीं बिछा रहा है, इसको शायद इंडियन गवर्नमेंट बिछवा रही है, ठीक है, ये मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। इसमें क्या है कि पोर्ट ब्लेयर जो है उसके अतिरिक्त 6 अन्य द्वीपों को में इसमें बिछाया जाएगा, वो है स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार,
ठीक है, कामोरोता, ग्रेट निकोबार आइलैंड, रंगत, ठीक है, इन सभी द्वीपों में ये फाइबर बिछाया जाएगा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि फलों के निर्यात में हम सबसे ज़्यादा जो फल का निर्यात करते हैं वो है अंगूर, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि अंगूर कैसी जलवायु में होता है, तो अंगूर होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में, ठीक है। अंगूर से क्या बनता है, तो अंगूर से दारू बनती है, बियर बनती है, ठीक है। तो और दूसरे नंबर पर आता है अनार, केला, संतरे का स्थान आता है, ठीक है। अगर हम सब्जियों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च का हम क्या है, निर्यात करते हैं। यदि हम कृषि निर्यात का जीडीपी में हिस्सेदारी देखें तो 2017-18 में क्या था, 9.4% था, जो 2018-19 में बढ़ के क्या हो गया, 9.9%। उसके बाद हम बात करते हैं गन्ने के मूल्य में। गन्ने उसमें 10 रुपये की वृद्धि की गई है, अब उसका रेट है 285 रुपये प्रति कुंटल। अब देखो जैसे एमएसपी होता है, एमएसपी होता है अन्य फसलों के लिए, ठीक है, ऐसे ही गेहूं के लिए होता है एफआरपी, गेहूं नहीं, गन्ने के लिए होता है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। इसके तहत गन्ने का क्या है, निर्धारण किया जाता है कि सरकार इसको कितने रेट में खरीदेगी, ठीक है। तो अभी इसका रेट है 285 रुपये प्रति कुंटल। ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने का रेट कौन सी संस्था के द्वारा तय किया जाता है, तो एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, ये रिपोर्ट देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसकी रिपोर्ट के बेसिस पे रेट बढ़ा दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद है कि जो केंद्र सरकार है उसको 57,128 करोड़ का लाभांश जो आरबीआई के पास था वो उसको ट्रांसफर कर देगा केंद्र सरकार को। उसके बाद है कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए एक क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा, जो 1 लाख करोड़ से बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है कि सभी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थाएं इसमें लिखी हुई हैं उन सबको क्या है, ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आपको पता ही होगा कि एक साल में 6,000 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त। तो उसमें किस किस को दिया जाता है, तो उसमें यह है कि संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं है, ठीक है। किसी भी सरकारी विभाग या अध्यक्ष विभाग से सेवानिवृत्त पेंशन वाले किसान भी इसके लाभ के पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि ये भी लाभ के पात्र नहीं है, ठीक है। यदि कृषि भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में किया जा रहा है तो भी वो इसके पात्र नहीं है। और यदि कोई किसान इनकम टैक्स भर रहा है तो वो भी इसका पात्र नहीं होगा। और एक और ये है कि जिस किसान के खेत नहीं है किसान के नाम, ठीक है, तो वो भी उसका पात्र नहीं है, किसान के नाम खेत होना चाहिए। अगली न्यूज़ है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत की 7 कंपनियां हैं, ठीक है, ये इतनी हमारे काम की है, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। और इसमें जो पहले नंबर की कंपनी है वो है वॉलमार्ट, ठीक है। अगर हम शीर्ष 10 कंपनी देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा है चीन की 3, अमेरिका की 2, सऊदी अरब, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, यूके की एक कंपनी आती है, ठीक है, शीर्ष 10 में। अगर अब आप सोचोगे कि ये रैंकिंग किस बेसिस पे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है रेवेन्यू के बेसिस पे कि कौन सी कंपनी का कितना रेवेन्यू है। फिर है अगली न्यूज़ के उड़ान 4.0 के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। ये डाटा याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। फिर अगली न्यूज़ है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसको 6 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्या क्या उपलब्धि रही, तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाई गई थी, ठीक है, हर आदमी का बैंक खाता हो। फिर उसके बाद है कि जो ये जनधन योजना थी इसमें न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ बचत बैंक खाता और 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और स्वदेशी रुपए कार्ड की सुविधा दी गई थी, ठीक है। 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। और ओवरड्राफ्ट की जो सीमा मतलब सुविधा ऊपरी सीमा थी ये 60 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। इस योजना के तहत 40.35 करोड़ खाते खोले गए, ठीक है, जिसमें से 34.81 मतलब 86.3% खाते एक्टिव है। इस योजना के तहत खोले गए खातों में 63.61% ग्रामीण परिवार से थे, ठीक है, और 55.2% खाते महिलाओं के थे। अब हम आगे बात करते हैं नीति आयोग का तत्परता निर्यात सूचकांक, ठीक है। नीति आयोग तत्परता निर्यात सूचकांक जारी करता है जो 4 बेसिस पे, 4 पिलर हैं उसके बेसिस पे तैयार किया जाता है, जिसमें है पॉलिसी, ठीक है, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम
व एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इस 4 बेसिस पे इसको जारी किया जाता है तथा इसके 11 उप बेसिस भी हैं, उप स्तंभ भी हैं। ठीक है, इसमें पहला स्थान गुजरात का है। तो याद रखना है, नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक है उसमें पहले नंबर पर जो राज्य है वो है गुजरात, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। अगर हम हिमालयी राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर आता है उत्तराखंड, और यूटीज की बात करें तो पहले स्थान पर आता है दिल्ली। अगली एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है कि रोरो फेरी, आपने सुना होगा अगर कॉन्सेप्ट, तो याद रखना है नीलमंगला बंगलुरु व बेल सोलापुर के बीच चलाई गई है। ठीक है, अगली न्यूज है कि सतपाल मलिक को मेघालय के और भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मतलब वहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगली न्यूज है जो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं वो उनको यूपीएससी के अध्यक्ष बनाया गया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनको नए सीएजी बनाया गया है, कैग। ठीक है, अब आपका काम यह है कि आप मेरे को कमेंट में जाके बताएंगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू कैग बनने से पहले क्या थे। और जो राजीव कुमार हैं उनको चुनाव आयोग का नया आयुक्त बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 2020 के। तो इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला है, ये पांचों हमारे काम के हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, याद रखना है। रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए मिला है, मरियप्पन थंगवेलु को पैरा एथलीट के लिए मिला है, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगट को पहलवान और रानी रामपाल हॉकी। आपको खिलाड़ी का नाम के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा खेल खेलता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 13 लोगों को मिला है और ध्यानचंद पुरस्कार 15 खिलाड़ियों को मिला है। अगली जो न्यूज है वो है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है दीपांकर घोष को। फिर हैं कुछ बुक्स के नाम, बुक्स का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये है चेतन भगत की बुक। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, वो है उर्जित पटेल। द अनार्की, ये है विलियम डेरेरिम्पल। फिर है अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया गया इस साल, तो 22 अगस्त को। अब आपको पता होना चाहिए अर्थ ओवर शूट डे का कॉन्सेप्ट क्या है। अर्थ ओवर शूट डे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो ह्यूमन है उसके एक साल में जितने रिसोर्सेज, मतलब जितना रिसोर्सेज को उसको खाना है, खर्च करना है, ठीक है, तो वो अपने एक साल का हम 2020 का 22 अगस्त को ही ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जिस दिन ख़त्म हो जाता है ये अर्थ ओवर शूट डे, उसी दिन को मनाया जाता है। फिर है माउंट सिनामुक ज्वालामुखी, ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, जिसमें विस्फोट हुआ है, और इजराइल में 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के मिले हैं। फिर अगला है कि बाउल क्या है। बाउल का मतलब है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन है। ठीक है, और ये यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है जो चिनाब नदी पे है और रियासी जिला में है। ठीक है, उसके बाद सी सिकनेस क्या होता है, तो जब समुद्र में यात्रा करते हैं तो जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना जैसी समस्या होती हैं, उसको सी सिकनेस बोलते हैं। फिर है ब्लैक रॉक क्या है, तो ये एक एंड्रॉयड मालवेयर है। ठीक है, ये बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराने में यूज किया जाता है। फिर है फ्रंट रनिंग क्या है। फ्रंट रनिंग का मतलब है कि ऐसा अनैतिक व्यापार जिसमें अग्रिम सूचना के आधार पर इकाइयों के सौदों को पहले ही शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। मतलब एक मूवी आई थी उनके पास जो अंबानी जी के पिताजी हैं उनके ऊपर आई थी, उसमें आपने देखा होगा जो टिप जारी की जाती है, टिप जो बताया जाता है वो फ्रंट रनिंग है। उसके बाद है सोनम शेयरिंग लेप चाहिए, क्या है, संगीत से संबंधित है। अगला है कि किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक। साख का मतलब क्या है, तुमने आपको यदि तुमको पता होगा कि देखो बीमा होता है ना, तो बीमा में भी क्या है कि अगर फसल का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ, इस चीज़ को भी सैटेलाइट इमेज के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर हम गिरवी जो रखते हैं ना किसी चीज़ के बदले में ब्याज, वो पैसे लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि उस व्यक्ति की जो एसेट्स हैं उसका कितने वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करने के लिए सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहली जो बैंक है वो है आईसीआई बैंक। उसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। फिर अगली न्यूज है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम है, तो सिक्किम में है, बाई सिंह भूटिया के नाम पर। फिर है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय है
गुरुग्राम में है, ठीक है। और इसको बनाया गया था, स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस में। ये क्या है, एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन। इसके अभी कितने हैं, 122 सदस्य, ठीक है। अगली न्यूज है कि किस देश ने अश्वेत शख्सियतों के लिए सिक्के जारी किए, तो वो ब्रिटेन ने, ठीक है। फिर है अगली न्यूज, किस देश में 300 मीटर नीचे और 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो वो नेपाल में मिली है, ठीक है। फिर सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है नेपाल में। चीन के ऐप्स IQI और टीसेंट पर रोक लगा दी है ताइवान ने। और चीन जो बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना है उसके लिए चीन ने क्या है, $1 बिलियन का कर्ज दिया है। तो दोस्तों ये अक्टूबर की करंट अफेयर थी, ठीक है। अगली वीडियो में हम नवंबर की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यदि आप साथ दोगे और आपको लगता है कि आपके लिए ये काम का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी करंट अफेयर की समस्या से ग्रसित हैं, जिनको भी लगता है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा है, कितना पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उन सबको आप शेयर कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।